हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बच्चों, हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं और इसमें आज हमारा टॉपिक होगा तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण, इसके पहले हम लोगों ने अरब आक्रमण के बारे में पढ़ लिया है। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कैसे मोहम्मद बिन कासिम ने भारत को जीता था, भारत के सिंध प्रांत पे कैसे आक्रमण किया और क्या परिस्थितियाँ थी, सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस की थी। तो आज हम लोग बात करेंगे तुर्क आक्रमण, और तुर्क आक्रमण में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे महमूद गजनबी की। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे और हम लोग जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही देखेंगे। 17 आक्रमण पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट है, उनको हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा गजनी साम्राज्य के बारे में जानते हैं। ये जो गजनी है ये अफ़गानिस्तान में है। कहाँ है? अफ़गानिस्तान। जहाँ पे आज अफ़गानिस्तान है वहीं पे एक क्षेत्र हुआ करता था गजनी। गजनी और गौरी आगे आएगा। एक और शासक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे गजनवी के बाद, मोहम्मद गौरी के बारे में। तो गौरी और गजनी ये दोनों अफ़गानिस्तान से आए थे। गजनी, ऐसी को गजनवी साम्राज्य कहते हैं। यहाँ पर यामनी वंश की स्थापना अलप्तगीन ने की थी 962 ईस्वी में। ठीक है, अलप्तगीन नाम का आप मान लीजिए एक व्यक्ति था, एक दास था, एक गुलाम था, जिसने 962 ईस्वी में, अलप्तगीन ने 962 ईस्वी में गजनी में यामनी वंश की स्थापना की। यामनी वंश या इसी को गजनी वंश भी कहते हैं। इसने गजनी साम्राज्य की नींव रखी। फिर आगे अलप्तगीन का एक दास था और दामाद था सुबुक्तगीन। ये 977 ईस्वी में शासक बनता है गजनी का। और इसी सुबुक्तगीन का जो बेटा था वो था महमूद गजनबी। ठीक है, तो कुल मिलाकर गजनी साम्राज्य की नींव अलप्तगीन ने रखी। हालांकि कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि सुबुक्तगीन ने यामनी वंश की स्थापना की थी। तो अगर आप कहीं कहीं देखेंगे तो गजनी वंश और यामनी वंश को अलग अलग बता दिया गया है। तो गजनी वंश की नींव किसने रखी? अलप्तगीन ने 962 में, और स्थापना एक प्रकार से सुबुक्तगीन ने 977 ईस्वी में। और ये अलप्तगीन का दामाद था। कहा जाता है इसी सुबुक्तगीन के समय प्रथम तुर्क आक्रमण हुआ था भारत पर। भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किसके समय हुआ? सुबुक्तगीन के समय। गजनी का शासक सुबुक्तगीन था, इसने भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किया। अब किस पर आक्रमण किया था? तो हिंदू शाही वंश पर। हिंदू शाही वंश पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और जो भारत का पंजाब है इसके आसपास प्रांतों में फैला हुआ था। ठीक है, यहाँ देखिए ये वहंद जो था ये हिंदू शाही वंश की राजधानी हुआ करती थी। ध्यान से सुनिए, गजनी से आक्रमण हुआ सुबुक्तगीन के समय हिंदू शाही वंश पर। हिंदू शाही वंश पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ था। यहाँ का शासक जयपाल था। तो सुबुक्तगीन ने जयपाल को हरा दिया और इतिहासकार ने जयपाल को ईश्वर का शत्रु कहा है। राजधानी हिंदू शाही वंश की क्या थी? उद्भांडपुर, या इसी को वहंद कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैप में, यही जो वहंद है इसको उद्भांडपुर कहते हैं। कहा जाता है इस युद्ध में जयपाल पराजित हुआ और बाद में ये आत्महत्या भी कर लेता है अपमानित होकर। तो अलप्तगीन, सुबुक्तगीन और उसके बाद सुबुक्तगीन का जो बेटा रहता है, पुत्र रहता है महमूद गजनबी, ये 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक शासन करता है। इसका राज्याभिषेक 998 ईस्वी में हुआ। भाई इस्माइल की हत्या करके गद्दी पर बैठा। इसका एक भाई था इस्माइल, उसकी हत्या करके महमूद गजनबी गद्दी पर बैठा। और ऐतिहासिक उपाधि इसकी क्या थी ये देखिए, इस्लामिक इतिहास का प्रथम सुल्तान था। और सुल्तान की उपाधि इसने कब धारण की? सिस्तान के राजा खलफ बिन अहमद को हराने के बाद। ये सिस्तान ईरान के आसपास का क्षेत्र है और यहाँ के एक राजा थे खलफ बिन अहमद। इनको जब महमूद गजनबी ने पराजित कर दिया तब महमूद गजनबी ने सुल्तान की उपाधि धारण की। कई बार प्रश्न पूछा गया है
कि विश्व का प्रथम मुस्लिम कौन था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की? तो महमूद गजनबी था। फिर है अल खलीफा अल कादिर बिल्लाह द्वारा इसको उपाधि दी गई थी। ये खलीफा थे उस समय, इस्लामिक साम्राज्य के मुखिया कौन थे? खलीफा अल कादिर बिल्लाह। इन्होंने गजनबी को यानी महमूद गजनी को कई उपाधियां दी थी, जैसे यामिनुद्दौला कहा था, साम्राज्य का दाहिना अंग, अमीन उल मिल्लत कहा था यानी मुसलमानों का संरक्षक। तो ये दो उपाधियां खलीफा ने गजनी को दी थी, यामिनुद्दौला और अमीन उल मिल्लत। तो यामिनुद्दौला का मतलब साम्राज्य का दाहिना हाथ और अमीन उल मिल्लत का मतलब मुसलमानों का संरक्षक। याद रखिएगा इसको। अब भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य क्या थे? क्या उसका उद्देश्य धार्मिक था यानी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था, या धन प्राप्त करना चाहता था? तो इतिहासकार इरफान हबीब ये कहते हैं इसका प्रमुख उद्देश्य धन लूटना था, ना कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। किसके अकॉर्डिंग? इरफान हबीब के अनुसार ये कहते हैं कि जो महमूद गजनबी था उसने भारत पर आक्रमण धन लूटने के लिए किया था। जबकि महमूद गजनबी के दरबार के एक इतिहासकार हैं उतबी, ये कहते हैं इसका उद्देश्य जिहाद था यानी धर्म प्रचार था, धर्म युद्ध था। तो दोनों में अंतर है। उतबी जो है ये महमूद गजनबी के दरबार के इतिहासकार थे, ये कहते हैं महमूद गजनबी ने धार्मिक उद्देश्य से आक्रमण किया था, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। और ये भी याद रखिएगा ये जो उतबी है ये कभी भारत नहीं आया था, और ये मैंने बता ही दिया। फिर अब कहाँ से घुसा था भारत में, किस दर्रे से, ये भी कई बार पूछा गया है। तो गजनबी खैबर दर्रे को पार करके भारत पर आक्रमण करता है। खैबर दर्रा यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ मानचित्र में देखिए, यहाँ पे खैबर दर्रा है, ठीक है। यहाँ पे गजनवी यानी गजनी है, यहाँ पे खैबर दर्रा, और यहाँ पे वहिंद, वहिंद यानी हिंदू शाही वंश। तो 1001 ईस्वी में महमूद गजनबी ने अपना पहला आक्रमण किया, और शासक कौन था? वही शासक था जिसको सुबुक्तगीन ने हराया था, जयपाल। तो जयपाल जब महमूद गजनबी से पराजित हुआ तो इसने अपमानित होकर आत्महत्या कर ली, जो मैंने आपको बताया था। अब हिंदू शाही वंश का जो शासक जयपाल था ये तो आत्महत्या कर लेता है, इसके बाद इसका एक बेटा शासक बनता है आनंदपाल, ये जयपाल का पुत्र था। इससे भी महमूद गजनबी का युद्ध होता है, और महमूद गजनबी 1008 ईस्वी में वहिंद के युद्ध में इसको भी पराजित कर देता है, ठीक है। तो 1001 ईस्वी में जयपाल को पराजित किया महमूद गजनबी ने, जयपाल ने आत्महत्या कर ली। फिर 1008 ईस्वी में जयपाल के बेटे आनंदपाल को भी पराजित करता है, और किस युद्ध में पराजित करता है? छाछ के युद्ध में या वहिंद के युद्ध में। कई बार पूछा गया है कि वहिंद का युद्ध कब हुआ था? तो 1008 ईस्वी में किसके किसके बीच? आनंदपाल और महमूद गजनबी के बीच। इसके बाद उज्जैन, ग्वालियर, कालिंजर, दिल्ली, अजमेर, इन सबको भी जीतता है। हालांकि ये जो आनंदपाल थे, याद रखिए ये जो आनंदपाल थे इन्होंने कई राजाओं का संघ बनाया था, जिसमें उज्जैन, ग्वालियर, कालिंजर, दिल्ली, अजमेर, इन सभी के राजाओं को शामिल किया गया था, ठीक है। आनंदपाल ने कई राजाओं का एक संघ बनाया था, यानी कई राजाओं के साथ मिलकर युद्ध किया था, और इन सारे क्षेत्रों के राजा थे। फिर भी महमूद गजनबी जीत लेता है युद्ध। अब उत्तर भारत में तांडव मचाना शुरू करता है, मथुरा और कन्नौज को 1018 ईस्वी में जीत लेता है। हिंदुओं का बेथलम, महमूद ने एक ऐसा शहर देखा जिसका वैभव स्वर्ग के समान है, यानी कि हिंदुओं का बेथलम किसको कहा जाता है? मथुरा को। कन्नौज को कन्नौज का एक प्रतिहार शासक था राजपाल, ये बिना लड़े भाग गया। राजपाल जो था कन्नौज का शासक था। 1018 ईस्वी में जब महमूद गजनबी ने कन्नौज पर आक्रमण किया तो कन्नौज का जो प्रतिहार वंश का शासक था राजपाल बिना लड़े भाग गया। इससे जो है चंदेल वंश का शासक विद्याधर गुस्सा हो जाता है और ये इसको मार डालता है राजपाल को। 1019 और 20 ईस्वी में
चंदेल वंश के शासक विद्याधर पर आक्रमण किया महमूद गजनबी ने। हालांकि कहा जाता है ये जो विद्याधर था ये एकमात्र शासक था जिसे महमूद गजनबी हरा नहीं पाया और अंत में दोनों में संधि हो गई। तो याद रखिएगा वह कौन सा शासक था जिसे महमूद गजनबी पराजित नहीं कर पाया था, तो विद्याधर चंदेल था। 1019-20 में इस पर आक्रमण हुआ और ये एकमात्र शासक था जिसे महमूद गजनबी पराजित नहीं कर पाया, उसको समझौता करना पड़ा। फिर है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 16वां आक्रमण हुआ था सोमनाथ मंदिर पर। सबसे बड़ा अभियान माना जाता है महमूद गजनबी का 1025 ईस्वी में। तो सोमनाथ कहाँ पे है? सौराष्ट्र गुजरात में है। सौराष्ट्र एक प्रांत, एक जिला है गुजरात में और वहीं पे सोमनाथ मंदिर स्थित है। शासक उस समय कौन था? भीम प्रथम, चालुक्य वंश का एक शासक था भीम प्रथम। तो जब महमूद गजनबी ने आक्रमण किया सोमनाथ मंदिर पर और गुजरात पर, उस समय चालुक्य वंश का शासक भीम प्रथम भाग गया वहाँ से और खूब तोड़फाड़ महमूद गजनबी ने किया, खूब लूटा मंदिरों को, खूब कत्लेआम किया। और इसी कारण महमूद गजनबी को शिवलिंग तोड़ने के कारण बुत सिकन कहा गया। बुत सिकन मतलब मूर्ति भंजक कहा गया। कुतबी के अनुसार यह सबसे बड़ी लूट थी। कुतबी जो इतिहासकार था महमूद गजनबी का, वो कहता है सोमनाथ के मंदिर की जो लूट थी वो सबसे बड़ी लूट थी, बहुत ज़्यादा यहाँ से सोना चांदी मिला। 1027 ईस्वी में वापसी में जाटों द्वारा परेशान किए जाने पर उनके विरुद्ध अंतिम यानी 17वां आक्रमण करता है। अब होता क्या है इसको समझ लीजिए। कहा जाता है कि जब महमूद गजनबी लूट करके जा रहा था सोमनाथ मंदिर को, तो जाटों ने उस पर आक्रमण किया था, परेशान किया था महमूद गजनबी को। इसलिए वापस आकर के 1027 ईस्वी में जाटों पर आक्रमण करता है महमूद गजनबी। तो यहाँ पर देखिए 17 आक्रमण यहाँ पे मैंने दे दिया है। इसको आप अगर लिखना चाहें, रटना चाहें तो रट सकते हैं। ये 17 आक्रमण महमूद गजनबी ने किए थे और ये किसने बताया है? सर हेनरी इलियट, एक इतिहासकार हैं सर हेनरी इलियट। ये बताते हैं कि महमूद गजनबी ने भारत पर 17 आक्रमण किए थे। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में सीमावर्ती किले जीते। फिर जयपाल हिंदुशाही शासक 1001 ईस्वी में 1005 में मुल्तान पाकिस्तान पर आक्रमण किया और यहाँ दाऊद शासन कर रहे थे, करमाथी वंश के थे, इनको पराजित किया। 1008 ईस्वी में मैंने बताया ही नगरकोट यानी वहंद पर आक्रमण किया और आनंदपाल को पराजित किया था छाछ के युद्ध में या वहिंद के युद्ध में। 1014 ईस्वी में बहुत इंपॉर्टेंट आक्रमण होता है थानेश्वर को महमूद गजनबी 1014 ईस्वी में लूट लेता है। 1018 में मैंने बताया मथुरा और कन्नौज। 1025 में सोमनाथ और 1027 में सिंध के जाट यानी अंतिम आक्रमण। ठीक है, तो ये इतने आक्रमण हैं। अब 17 आक्रमण मैंने यहाँ पे नहीं दिए हैं, जो इम्पोर्टेंट है वही दिया है, लेकिन 17 आक्रमण किया था और ये सर हेनरी इलियट बताते हैं। गजनबी का दरबार, तलवार और कलम का संगम। अब इसके दरबार में कई इतिहासकार रहते थे। जैसे एक इतिहासकार था इसके दरबार में फिरदौसी, जिसने शहनामा लिखा है। शहनामा इसका एक ग्रंथ है। फिरदौसी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? शहनामा। और फिरदौसी को पूर्व का होमर कहते हैं, पूर्व का होमर कहते हैं। ऐसे ही एक दूसरा इतिहासकार था इसके दरबार में उत्बी, जिसने तारीख़ यामनी लिखी है। तारीख़ यामनी ये ग्रंथ उत्बी ने लिखा है। एक और इतिहासकार था बैहाकी, इसने तारीख़ सुबुक्तगीन लिखी है। ये भी महमूद गजनबी के दरबार में था। बैहाकी ने क्या लिखा है? तारीख़ सुबुक्तगीन, और इसको पूर्व का पेप्स भी कहते हैं। अंसारी भी एक दरबारी कवि था इसके दरबार में। इसके अलावा और भी इतिहासकार महमूद गजनबी के साथ भारत आए थे, जैसे अलबरूनी, इसका एक ग्रंथ है किताबुल हिंद। 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है। यानी किताबुल हिंद में अलबरूनी ने भारत के विषय में बहुत कुछ लिखा है, तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अलबरूनी सबसे पहले जानिए, ये महमूद गजनबी के साथ भारत में आया था और ये ग्रंथ जो लिखा है किताबुल हिंद,
इसी को तहकीक हिंद भी कहते हैं, इसी को किताबुल हिंद कहते हैं। ये अरबी भाषा में लिखा गया है। और अलबरूनी जो था ये पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। अलबरूनी जो था, इतिहासकार जो था, उसने पहली बार संस्कृत का अध्ययन किया, यानी प्रथम मुस्लिम था जिसने पुराणों का, वेदों का अध्ययन किया। भारत में सिद्ध मातृका लिपि लोकप्रिय थी उस समय। समाज, चातुर्वर्ण व्यवस्था और 8 अंत्यज जातियों का वर्णन इन सारी किताबों में किया गया है। यानी इन सारी चीज़ों का वर्णन अलबरूनी ने किया है कि भारत में उसमें वर्ण व्यवस्था कैसी थी और कौन कौन सी अंत्यज जातियाँ थीं। प्रशासनिक और धार्मिक नीति देखते हैं महमूद गजनबी की। तो सेना में हिंदुओं को उच्च पद दिए महमूद गजनबी और उसके एक उत्तराधिकारी मसूद, इन्होंने हिंदुओं को उच्च पद दिए। और प्रमुख सेनापति सेवंद राय और तिलक थे। महमूद गजनबी के समय प्रमुख सेनापति सेवंद राय और तिलक भी थे। और इसने सिक्के भी चलवाए थे। यहाँ पे आप देखिए नंदी बैल का चित्र है सिक्कों पर, और संस्कृत में इसमें कुछ लिखा हुआ है। ये देखिए संस्कृत में कुछ लिखा हुआ है, अव्यक्त मेक मोहम्मद अवतार निरपति महमूद, यानी शारदा लिपि में लिखा हुआ है संस्कृत में। आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा? तो खैबर दर्रा से चूँकि ये प्रवेश किया था इसलिए खैबर दर्रा विदेशियों के हाथ में चला गया। पंजाब पर तुर्कों का शासन स्थापित हो गया। पंजाब यानी जो पूरा का पूरा पंजाब और भारत में पाकिस्तान और भारत में पंजाब फैला हुआ है, वहाँ पर अब तुर्क शासन स्थापित हो गया। लाहौर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया। तुर्कों द्वारा नाबक का प्रयोग किया गया। नाबक एक प्रकार का धनुष होता था। मोहम्मद हबीब ने इसे नगरीय क्रांति कहा है कि महमूद गजनबी यानी तुर्कों के आक्रमण से भारत में नगरीय क्रांति हुई और नगर बनने शुरू हुए, नगर बसने शुरू हुए। सोमनाथ मंदिर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो कहा जाता है जब महमूद गजनबी 1025 ईस्वी में इस पर आक्रमण करके लौट गया तो इसका फिर से पुनर्निर्माण शुरू हुआ। भीमदेव प्रथम जो भाग गया था आक्रमण के समय, ये वापस आता है और 1026 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण करवाता है। 1169 ईस्वी में कुमारपाल भी इसका पुनर्निर्माण करवाता है। 1765 ईस्वी में अहिल्याबाई होलकर भी इसमें अपना योगदान देती है और 1950 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी सोमनाथ मंदिर को वर्तमान स्वरूप प्रदान करते हैं। अब गजनी वंश का पतन, इसी को गजनबी कहते हैं, इसी को गजनी कहते हैं। महमूद की मृत्यु कब हो गई? 1030 ईस्वी में। जो महमूद गजनबी था इसकी मृत्यु हो गई 1030 ईस्वी में। और इसके बाद जो शासक बने वे अयोग्य उत्तराधिकारी साबित हुए। अंतिम शासक कहा जाता है गजनी वंश का खुसरो मलिक था, जो लाहौर पे शासन कर रहा था। और मोहम्मद गौरी ने खुसरो मलिक की हत्या कर दी 1192 ईस्वी में और गजनी वंश समाप्त हो गया। तो गजनी वंश के अंतिम शासक खुसरो मलिक की हत्या किसने की? मोहम्मद गौरी ने। और गौरी वंश की धीरे धीरे स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो सुबुक्तगीन प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया। महमूद गजनबी को बुत सिकन की उपाधि दी गई, यानी मूर्ति भंजक कहा गया है। फिरदौसी ने शहनामा की रचना की है। अलबरूनी प्रथम मुस्लिम विद्वान था जो पुराणों को पढ़ा था। और चांदी के सिक्के महमूद गजनबी ने चलवाए थे जिस पर संस्कृत में और शारदा लिपि में लेख लिखे हुए थे। 17 बार आक्रमण किया था और ये किसने बताया? सर हेनरी इलियट ने। तो आगे हम लोग अब पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी और दिल्ली सल्तनत का इतिहास। ठीक है, तो ये महमूद गजनबी के आक्रमणों के बारे में और महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, कारण क्या थे, परिणाम क्या थे और उससे रिलेटेड फैक्ट क्या थे, सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। अब आगे हम लोग गौरी के बारे में पढ़ेंगे और फिर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाएगी गुलाम वंश से। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।